अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस्लामाबाद में 26 तारीख की सुबह है और सूरत हाल मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो मुजाहिरीन की सूरत हाल है वो बहुत ख़राब थी। थोड़ी देर पहले हमने मनाज़र देखे कि लोग सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, वो दो दो दिन से जाग रहे हैं। बदतरीन शेलिंग का उन्होंने सामना किया है। पुलिस को या रेंजर्स को तो आराम करने का मौका मिलता है, वो शिफ्टों में काम करते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तानी है ये लगातार आ रहे हैं, इन्हें आराम करने का मौका भी नहीं मिलता। तो फजर की नमाज के बाद लोगों को सड़कों के किनारे पे शिवरिंग करते हुए, कांपते हुए, चादरों में लिपटे हुए, घंटे के लिए आराम करते हुए देखा। और उसके बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवाना हो गई कि जी हम डी चौक पहुंचेंगे। बुशरा बीबी ने कारकुनों से बात करते हुए एक बात बताई। उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान ने यह कहा था कि अगर मेरी अपनी वीडियो भी आ जाए तो डी चौक के अलावा कहीं और नहीं जाना। यानी ये मैं क्लैरिटी के साथ आपको, यानी उनको इतनी क्लैरिटी है कि जाने डी चौक में है। और इमरान खान साहब से ज़बरदस्ती अगर कोई वीडियो आ भी जाती है तो इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि ये मेरा फैसला है, आप लोगों ने जाना डी चौक ही है, चाहे मेरी वीडियो बना के भी आपके पास कोई ले आए। तो अब वो डी चौक की तरफ जा रहे हैं। जो 26 नंबर चुंगी है वो रात को अबूर हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको आखिरी वीलॉग में बताया कि आधी रात को कारकुनों ने उसको क्रॉस कर लिया था। और वो क्रॉस कैसे हुई, उसके बाद एक हादसा हुआ इस्लामाबाद में। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन, उसके अलावा 3 रेंजर्स के एहलकार और एक जो है वो FC का एहलकार जो है, ये 5 लोग उस वाक़े के अंदर जाँ बहक हो गए हैं। ये वाक़या कैसे हुआ, इसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसको फौरी तौर पर जगाया गया। और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बहुत नफरत करते हैं, उन्होंने खबर ऐसे दी कि तहरीक इंसाफ में से कोई बंदा गाड़ी लेकर आया और उसने रेंजर्स पे और पुलिस पे चढ़ा दी गाड़ी और अटैक कर दिया, और इसको एक मनसूबे के तहत एक हमला करार दिया गया। एक और सहाफ़ी जो पहले पैमरा के चेयरमैन भी रहे, अफसार आलम साहब, उन्होंने कहा जी कि तोड़फोड़ हो रही है, चीज़ों को तोड़ा जा रहा है, हमले किए जा रहे हैं, मीडिया की गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया है। तो यहाँ पे जो बाकी सहाफ़ी उन्होंने कंफर्म किया जी मीडिया की गाड़ियों पे बिल्कुल अटैक हुआ है और कुछ तोड़फोड़ भी हुई है, लेकिन ये जिस जगह पे हुई है वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बंदा अभी तक पहुंचा ही नहीं है। ये जहाँ पे एहतजाज होना है बाद में, ये वहाँ हुई है। और ये नामालूम अफराद आए, नकाब पहन के आए, इनके हाथों में एक जैसे लोहे के रॉड थे और इन्होंने आकर ये एक्टिविटी की है। और जिन लोगों की गाड़ियाँ टूटी हैं उन्होंने खुद बताया है कि जनाब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई शरपसंद नासिर है और ये कोई फॉल्स फ्लैग किस्म की कार्रवाई कर रहे थे ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाली जा सके। देखिए, रियासत और रियासती इदारों को यह सोचना पड़ेगा कि कब तक अपनी आवाम के साथ लड़ना है। ये तो जो पॉलिटिकल पार्टी इस वक्त इक्तदार में है, जिनको बिठाया गया, इनके पास मैंडेट तो है नहीं, उन्हें पता है वो बर्बाद हो जाएंगे। इस्लामाबाद के तीनों MNA जो है वो जाली फार्म 47 पे हैं, तो किसी के लिए भी मुमकिन है कि अपने 20-25 आदमी जो है वो शामिल करके शरपसंदी करवा दे या कारकुनों के पहुंचने से पहले कोई ऐसी एक्टिविटीज करवा दें, आग लगवा दें, कोई काम खराब कर दें, तो किस किस पे नजर रखेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन है उन्हें नजर रखनी पड़ेगी। अब ये वाक़ा जो हुआ, जो एक हादसा हुआ है जिसमें लोग जाबाक हुए, इसको कहा गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अटैक किया है, लेकिन 2 वीडियोज ने सारी की सारी कहानी खोलकर रख दी है। मैं आपको तफसीलात इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले आप नंबर देख लें। 3 रेंजर्स के एहलकार हैं, एक FC का एहलकार है, एक आम शहरी है, और ये जो आम शहरी है ये भी 6 माह पहले FC से रिटायर हुआ है। इस आम शहरी का जो नाम है, इसका नाम मोहम्मद इलियास है। इसके भाई का इंटरव्यू लिया मुतीउल्लाह जान साहब ने और उन्होंने इसको चलाया और उन्होंने ये सारा मामला खोला है। और 2 वीडियोज के साथ ये सारा मामला खुल गया। हुआ ये जो अभी तक कहानी समझ आ रही है कि 6 नंबर चुंगी के ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की शेलिंग हो रही थी। और ये बात अहमद फराद साहब ने और बहुत सारे वहां जो एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन हैं उन्होंने ये बात बताई कि इतनी ज्यादा शेलिंग हुई कि हमने माजी में कभी नहीं देखी। एक मिनट में 20-20, 25-25 शेल जो है वो फायर किए जा रहे थे और इतनी शदीद शेलिंग में शेल खत्म होना शुरू हो गए। तो जब शेल खत्म हुए और मुजाहिरीन नहीं रुके और बहुत करीब पहुंच गए और चारों तरफ से घेरा पड़ना शुरू हुआ, तो शेल खत्म होने पे सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहां से निकलने का फैसला किया। गाड़ियां उनके हक़ में खड़ी थी, उनको वहां से निकलना था, तो फौरी तौर पर निकलने की जब कोशिश की तो इसमें फायरिंग भी की गई। लेकिन ये फायरिंग मोहसिन नकवी के गले पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि इस वक्त आलमी मीडिया में हर तरफ यही खबर चल रही है और लोग इसको ट्रांसलेट करके चला रहे हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस खबर को उठाया गया है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने यह धमकी लगाई कि हम रेंजर्स को बुला के 5 मिनट में फायरिंग करेंगे और सारा खाली करवा देंगे। और उसके कुछ देर के बाद वहां पे फायरिंग हो गई और उस फायरिंग के अंदर 20 लोगों को गोलियां लग गई। वहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनों की जो है वो शहादत भी रिपोर्ट हुई है। तो 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शहीद हो गए। और फ्रंटियर पोस्ट की रिपोर्ट है और वो ये कह रही है कि 3 कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाज करने के लिए आए हैं वो जाँ बहक हो गए हैं और ये कंफर्मेशन आ चुकी है। उसके बाद वहां से जब रेंजर ने और पुलिस ने निकलने का फैसला किया, FC ने निकलने का फैसला किया, तो पीछे गाड़ियां खड़ी थी। अब ये जो वीडियो एक नजर आई है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये गाड़ियां बहुत रफ्तार में वापस गई हैं, क्योंकि पीछे इस्लामाबाद और रावलपिंडी के नौजवान खड़े थे सड़कों के किनारे पे जो काफिले के आने का इंतजार कर रहे थे और वो कभी पत्थर मारते थे और उन्होंने सड़क के किनारे पे आगे भी लगाई हुई थी। तो ये पैनिक करते हुए निकले हैं और रास्ते में इन्होंने फायरिंग भी की है, जो फायरिंग की आवाज भी आ रही है और कुछ शहरी जो है उसके अंदर बोल भी रहे हैं कि हम पे फायरिंग क्यों कर रहे हैं, ये कैसे फायरिंग कर सकते हैं। तो वो गाड़ियां इतनी रफ्तार में गई हैं
اور کچھ گاڑیوں نے لوگوں کی طرف بھی گاڑیاں موڑی ہیں. اس کی باقاعدہ ویڈیوز موجود ہیں. اس وقت کچھ اہلکار گاڑی میں سے گرے ہیں اور پچھلی گاڑیاں ان کے اوپر چڑھی ہیں. یہ مطیع اللہ جان صاحب نے رپورٹ کیا. اب جو شہری شہید ہوا, جو ریٹائر ایف سی کا ملازم ہے, سفیر علی, اس کا بھائی ہے. یعنی جو شہید ہوا اس کا نام ہے محمد الیاس, جس کی جان چلی گئی. سفیر علی اس کا بھائی ہے. یہ شہید ہونے والا 3 رینجرز اور ایک ایف سی والے کے ساتھ شہید ہوا ہے. یہاں پہ اس واقعے میں 5 لوگ شہید ہوئے. اب یہ جو محمد الیاس ہے, اس کا بھائی سفیر علی کہتا ہے جی میں موقع پہ موجود تھا, ہم لوگ سامنے والی طرف کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے, اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کو سپورٹ کر رہے تھے. اتنے میں یہ گاڑیاں بہت تیزی سے بھاگی, ان کے پاس شیل ختم ہو گئے تھے اور یہ وہاں سے نکلے ہیں, اور یہ بہت تیزی سے لوگوں کے اوپر گاڑیاں چڑھ گئی ہیں. جب ان سے پوچھا گیا تو آپ کو کیسے پتا کن کی گاڑیاں ہیں, تو انہوں نے کہا جی کہ وہ باقاعدہ نظر آ رہی تھی کہ وہ سیکورٹی فورسز کی گاڑیاں, ان کے اوپر ان کے وہ لکھے ہوئے تھے, وہ رینجرز کی اور پولیس کی گاڑیاں تھیں. اور ان کا بھائی جو ہے وہ اس واقعے کے اندر زندہ نہیں بچا, وہ چلے گئے پولیس اسٹیشن. اب وہ یہ بتاتے ہیں کہ پولیس اسٹیشن میں میرے پہ دباؤ ڈالا گیا کہ آپ اس مقدمے کا الزام پاکستان تحریک انصاف پہ لگا دیں. یعنی پولیس نے میرے پہ بہت دباؤ ڈالا. تو میں نے پولیس سے کہا جی میں نے خود دیکھا, میرے پاس اور بھی گواہ ہیں, سرکاری گاڑیوں کے نیچے آ کے میرا بھائی جو ہے وہ مرا ہے, تو میں تو مقدمہ وہاں پہ کروں گا, اور میں صحیح بات لکھواؤں گا مقدمے میں, میرا ایک ہی بھائی تھا وہ کہہ رہا ہے, تو میں کیوں جھوٹ بولوں. تو پھر پولیس نے اس کو وہاں سے نکال دیا اور یہ کہا کہ ہم اپنی مدعیت میں مقدمہ خود ہی درج کر لیں گے, ہم تیرا مقدمہ درج نہیں کر سکتے. اس کو دھمکیاں بھی دی اور اس کو وہاں سے وہ کہتا ہے جی مجھے نکال دیا. اب یہ انسیڈنٹ ہے جو ایک بندے کے بھائی نے بھی بتا دیا, اور وہ ویڈیوز بھی اس کو سپورٹ کر رہی ہے. تو ہے بڑا افسوسناک واقعہ, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, لیکن اس کو ایک حادثہ قرار دیا جا رہا ہے. ویسے بھی ایک بات ہے کہ جو لانگ مارچ کے ساتھ گاڑیاں آئی ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کی اگر گاڑیاں ہیں, تو وہ تو بھی کنٹینر ہٹا رہے تھے, وہ تو بھی بہت پیچھے تھے, اور کنٹینرز کی اس طرح تو کسی کی گاڑی آ ہی نہیں سکتی تھی اس وقت. اور جو کیڑی کی رفتار کے ساتھ قافلہ چل رہا ہے, بہت سلو آگے بڑھ رہا ہے, اس کی گاڑی ایسے 100 کی رفتار پہ اتنی تیز تو نہیں جائے گی نا, وہ تو جا ہی نہیں سکتی, اور اکیلی گاڑی یہاں تک آئے گی کیوں. تو یہ کامن سینس کی بھی بات ہے, لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے. یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا, اس کو اوائڈ کیا جا سکتا تھا, لیکن نہیں کیا گیا. عمران خان کی بہنوں نے اور بشرا بی بی نے بڑا کلیئرلی کہا کہ ہم جائیں گے ڈی چوک. عمران خان صاحب کو مختلف آپشن پیش کیے گئے, گزشتہ رات بھی پیش کیے گئے, لیکن عمران خان صاحب نے اس دباؤ کو برداشت کیا. ان کے اپنے لوگ بھی ان کے بعد بھیجے گئے, لیکن عمران خان صاحب نہیں مانے. اب ڈی چوک اور مظاہرین کے بیچ میں آخری جگہ پہ 0 پوائنٹ کے آس پاس کی G10 کا علاقہ ہے. مجھے اسلام آباد کے علاقوں میں زیادہ نام بھی یاد نہیں رہتے, لیکن G10 کا علاقہ ہے جہاں پہ رینجر اور پولیس موجود ہے, اور وہاں شدید شیلنگ ہو رہی ہے. جو وہاں سے رپورٹر رپورٹنگ کر رہے ہیں ان سے میری بات ہوئی, اور میں نے کچھ ان سے جو ویژولز آئے وہ میں نے دیکھے, تو یہاں پہ شدید شیلنگ اور ربڑ کی بلٹ چل رہی ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اس کے باوجود تھوڑا تھوڑا آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب یہ لوگ اگر اسی رفتار سے آگے بڑھتے رہیں گے تو یہ رکاوٹ کراس کرنے کے بعد یہ اسٹریٹ اوے جائیں گے ڈی چوک میں. اسلام آباد میں آئین کی دفعہ کو استعمال کرتے ہوئے فوج کو طلب کر دیا گیا ہے. رپنول بریگیڈ آپ کو پتا ہے اسلام آباد میں آتی ہے ہمیشہ, تو اس کو طلب کیا گیا. اس سے پہلے جب فوج طلب کی گئی تھی تو SCO کی کانفرنس ہو رہی تھی, جسے آپ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس کہتے ہیں. وہ جب پاکستان میں ہو رہا تھا, جب پہلے گنڈا پور آئے تھے لوگوں کو لے کر, اس وقت طلب کیا گیا تھا. تو فوج کے حوالے سے کچھ لوگوں نے یہ کہا جی کہ اسلام آباد کو فوج کے حوالے کر دیا گیا ہے. ابھی تک کیونکہ نوٹیفیکیشن سامنے نہیں آیا, کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی فوج کو ریڈ زون میں تعینات کیا گیا ہے یا سیکورٹی کی ڈیوٹی کے اوپر لایا گیا ہے. ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. دیکھیں, اگر مظاہرین کو روکنے کے لیے فوج کو لانا ہوتا تو مظاہرین کو فوج خیبر پختونخوا میں ہی روک لیتی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو روکنے کا میکینزم فوج کے پاس ہوتا نہیں ہے. فوج کے پاس ہتھیار ہے, وہ اسے مار سکتے ہیں, ان کے پاس ڈنڈا ونڈا نہیں ہوتا, فوج کے پاس واٹر کینن بھی نہیں ہوتا, فوج کی آنسو گیس کی شیلنگ کرنے کی بھی ان کی کیپیسٹی یا ان کی ٹریننگ نہیں ہے. وہ تو ہتھیار کے ساتھ لڑ سکتے ہیں, یا ان کو ریسکیو کرنا آتا ہے, سیکورٹی کرنی آتی ہے, یا وہ ہتھیار کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. تو وہ ایک پروفیشنل ملٹری ہے, وہ اس کام کے لیے نہیں ہے, اس لیے اس سے پہلے ان کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا اس کام کے لیے, رستے میں بھی نہیں کیا گیا. تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو حساس علاقے ہیں یا عمارتیں ہیں یا ریڈ زون ہے, اس کے تحفظ کے لیے غالباً فوج کو بلایا گیا ہے, اور وہ اس کا انتظام سنبھالے گی. پبلک کے سامنے فوج کو مجھے نہیں لگتا کیا جائے گا. حالانکہ یہ اس حکومت کی بڑی خواہش ہو سکتی ہے, حکومت یہ کوشش کر سکتی ہے, ان کی یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ مظاہرین کو فوج کے مد مقابل لایا جائے یا فوج کو مظاہرین کے مد مقابل لایا جائے, دونوں ایک ہی بات ہے. لیکن یہ ماضی میں کبھی ہوا نہیں, اور ایسی بیوقوفی کبھی کسی نے کی نہیں. لیکن اس حکومت سے آپ کوئی بھی توقع اس لیے کر سکتے ہیں کہ ان کا سارا کچھ ہی داؤ پہ لگا ہوا ہے. یعنی ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ دوبارہ الیکشن جیت کر نہیں آئیں گے, کم سے کم 2 ٹرنیور تک تو 1-2 ٹرنیور تک تو نہیں آ سکتے جتنی انہوں نے گند مار دیا پاکستان کی عوام کے ساتھ. پنجاب کے اندر لوگ اب ان سے نفرت کر رہے ہیں جتنا انہوں نے ظلم اور جبر کر دیا ہے. تو PMLN کا تو سارا کچھ ہی داؤ کے اوپر لگ گیا ہے. بشرا بی بی نے اپنے منہ سے کہا, کچھ سازشی لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اور پارٹی کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ اسلام آباد کے باہر دھرنا دے دیتے ہیں, اسلام آباد سے باہر بیٹھ جاتے ہیں, انتظار کرتے ہیں. لیکن بشرا بی بی نے اس آئیڈیا کو رد کیا ہے. وہ ڈی چوک میں ہی جانا چاہتی ہیں. اس کا ایک بڑا سگنیفیکینس ہے. سب سے مین چیز یہ ہے کہ اس کو ایک ضد کے طور پہ بنایا گیا ڈی چوک کو. اس وقت کا جو پورا نظام ہے وہ یہ کہہ رہا ہے ڈی چوک میں ہم نہیں آنے دیں گے. عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے کہا کہ ڈی چوک میں ہم نے پہنچنا ہے. اب نظام نے ضد لگائی ہوئی ہے کہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک آدمی, اس کی کیا اوقات ہے کہ وہ کہے اور سارے لوگ ڈی چوک میں پہنچ جائیں. تو ڈی چوک کی ایک سمبولک حیثیت بہت بڑی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ڈی چوک میں پہنچتے ہیں اور وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پورا پاکستان پھر نکلے گا, لوگوں کا حوصلہ بلند ہو جائے گا, لوگوں کی جرت بڑھ جائے گی, لوگ پھر چیلنج کر کے نکلیں گے اور باقی لوگ بھی آئیں گے. اس وقت جو صورتحال ہے پنجاب کی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں.
पंजाब से आने वाले काफिले अभी भी रास्ते में हैं, मजीद लोग भी निकल रहे हैं। इस्लामाबाद को टच किया है कुछ काफिलों ने, और ये जो ताज़ा दम लोग आ रहे हैं पंजाब से, ये भी इस एहतजाज का अब हिस्सा बन जाएंगे। रात को पंजाब के काफिले मुख्तलिफ जगहों पर रुके थे, अब वो आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पंजाब के शहरी भी इस एहतजाज का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है ये टेस्ट मैच है, ये भी चलेगा। अगर आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डी चौक में पहुंच के निकाल दिया, तो ये जो आज की रात होगी इसमें कोशिश की जाएगी डी चौक पे एक बड़ा ऑपरेशन किया जाए और लोगों को यहां से निकाल दिया जाए, लेकिन उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो हुकूमत को होश के नाखून लेने होंगे, क्योंकि पूरा आलमी मीडिया इस वक्त इसको कवर कर रहा है। मैंने देखा अल जजीरा को, बीबीसी को, CNN को और TRT वर्ल्ड को, इसके अलावा तेहरान न्यूज ने इसको कवर किया है, यूरोप और अमेरिका के सारे मीडिया ने इसको कवर किया है, अरब मीडिया ने इसको कवर किया है, इंडियन मीडिया इसको कवर कर रहा है, रशियन मीडिया इसको कवर कर रहा है, चाइना भी इसके ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है। तो ये आलमी सतह की खबर बन रही है। ये कोई नॉर्मल वाकया नहीं है कि कर्फ्यू जैसी सिचुएशन में लोग निकले और निकलकर अपने हदफ तक पहुंचे। जिन लोगों को गोलियां लगी हैं उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शदीद रद्द-ए-अमल है, सब उसकी मजम्मत कर रहे हैं और सबको मजम्मत करनी भी चाहिए। स्टेट फायरिंग अवाम के ऊपर नहीं करनी चाहिए। लोग निहत्ते हैं और लोग सिर्फ अपने सियासी मुतालबात लेकर आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि बेगुनाह इमरान खान जेल में कैद है, लिहाजा उसको रिहा किया जाए। जबकि इमरान खान के 3 मुतालबात हैं। वो ये कहते हैं जी मैंडेट वापस करो, 26वीं आईनी तरमीम वापस करो और जो बेगुनाह कैदी हैं उन सबको रिहा किया जाए। अलीमा खान ने कहा कि जी सिर्फ इमरान खान को नहीं, हमने बाकी सारे बेगुनाह कैदी जितने भी हैं उन सबको भी रिहा करवाना है और उनको रिहाई करवाए बगैर हम वापस नहीं जाएंगे। और एक बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब कह रही है और बार बार कह रही है कि अगर अब मुज़ाकरात होंगे तो इमरान खान की रिहाई के बाद होंगे। अब आज के दिन में इमरान खान साहब के रावलपिंडी वाला केस लगा हुआ है, अगर वहां पे इमरान खान साहब का मजीद रिमांड नहीं होता तो फिर आप चीजों को समझना शुरू करेंगे अब किस तरफ जाएगी। और कल जो है वो लाहौर में इमरान खान साहब की 8 केसेस में जमानत लगी हुई है। अगर वहां पे इमरान खान साहब की बेल हो जाती है तो फिर आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि निजाम ये समझ गया है कि इस आदमी को मजीद अंदर रखना निजाम के बस की बात नहीं है। यानी अगर ये एहतजाज ना होता तो मैं आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस लेवल का एहतजाज ना करती तो कभी भी ये निजाम इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आने देता। वजह यह है कि इस निजाम को इमरान खान के जेल से बाहर आने की सूरत में एक बहुत बड़ी शिकस्त नजर आ रही है जो इनके सर्वाइवल के लिए भी मुश्किल हो सकता है। लिहाजा इमरान खान साहब के बाहर आने का ये जो रास्ता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक तरह से मजबूरी भी है। अब नाज़रीन, इस वक्त जहां शेयरिंग हो रही है G10 पे, वहां सूरत हाल ये है कि थोड़ी देर पहले मीडिया ने रिपोर्ट किया कि हवा पुलिस की तरफ हो गई है और ये जितने शेल फेंकते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना डैमेज कर रहे हैं उतना ही पुलिस को भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत तेजी से शेल्स का धुआं पुलिस की तरफ आ रहा है। रिपोर्टर जो इसको रिपोर्ट कर रहे थे उनकी भी हालत खराब थी। G11 G10 ये इलाके क्रॉस होते चले जा रहे हैं। IG और जो पुलिस है वो अपने पुलिस वालों को बार बार बुला रहे हैं कि आगे आओ, आकर मुकाबला करो, लेकिन पुलिस की हिम्मत अब दम तोड़ गई है। रेंजर जो है वो भी अब तकरीबन शेल खत्म होने के बाद से लेकर अब तक जो सिचुएशन है वहां पे वो कितना मुकाबला करेगी, कारकुनों का मुकाबला नामुमकिन होता चला जा रहा है। फौज को तलब किया गया है जो कभी भी अवाम का मुकाबला नहीं करती, अवाम के मद्दे मुकाबले अपने आप को लाकर सामने खड़ा नहीं करती, वो सिर्फ शरपसंदों के लिए या हसास मुकामात की हिफाजत के लिए वो इस काम के लिए इस्तेमाल होती है। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता कि ये क्या करेंगे, लेकिन एक्चुअली वो इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, अमेरिका से ज़िल्म खरीदार का एक और स्टेटमेंट आया। ये ट्रंप की टीम का हिस्सा है और ट्रंप के साथी हैं। वो ये कह रहे हैं कि शूटिंग सिविलियंस फॉर पीसफुली एक्सप्रेसिंग देयर विल डिसग्रेसफुल। वो मजम्मत कर रहे हैं जी कि जो ये फायरिंग की गई है सिविलियंस के ऊपर जो अपने एहतजाज कर रहे हैं अपने हकूक के लिए, ये ठीक नहीं है। और साथ ही उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तानी मिलिट्री को उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब इनका कोड ऑफ ऑनर जो है शुड नॉट अलाउ सच वायलेंस अगेंस्ट देयर ओन पीपल, यानी लोगों के खिलाफ इस किस्म का पुरतशद्दुद मामला नहीं होना चाहिए। तो इससे आपको पता चलता है कि जो मौजूदा ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है अमेरिका में हुकूमत में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वो इस सारे एपिसोड को कैसे देखते हैं। अब वो इसको देख रहे हैं इस अंदाज में कि जैसे पाकिस्तान के अंदर इट्स नॉट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, वो इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के बीच की कोई चीज़ समझ रहे हैं या पॉलिटिकल पार्टी के बीच की कोई चीज़ समझ रहे हैं। तो ये उनकी अंडरस्टैंडिंग इस तरफ जा रही है। अब यहाँ पाकिस्तान में कुछ बड़े अहम फैसले अब करने होंगे, वरना आने वाला वक्त बड़ा मुश्किल होता जाएगा पाकिस्तान के लिए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिए, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।